अच्छा जी। आज हम जो रिटर्न टू स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर देखेंगे। तो यहां से एक और क्रिटिसिज्म भी हमें समझ आएगा कि जो हमने वॉशिंगटन कंसेंसस को अंडरस्टैंड किया है, जो हमने मार्केट लेड इकोनॉमी को अंडरस्टैंड किया है, जो हमने न्यू लिबरल इकोनॉमी को अंडरस्टैंड किया है, जिसमें एक मॉडल मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है जिसको वो कहते हैं डीएलपी। डीरेगुलेशन होनी चाहिए, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए और प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका और यूरोप को हुआ। और ये नुकसान कब हुआ? ये नुकसान हुआ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, जिसको फाइनेंशियल डेट क्राइसिस भी 2008 का कहा जाता है। और पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अरीना या बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तब अमेरिका जैसी पावर्स, यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी इकोनॉमिक जाइंट्स जो हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, स्टेट लेड इकोनॉमी भी होनी चाहिए और मार्केट फोर्सेस को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो फ्री सिस्टमैटिक तरीके से चलें और उसमें कंपटीशन के अकॉर्डिंगली और मार्केट को कंट्रोल करें। क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कल के लेक्चर में कि किसी भी मुल्क के पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो उनके तीन आगे एरियाज बनते हैं। नंबर वन, उन रिसोर्सेज की कोई ना कोई प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्टिविटी की जाती है उन रिसोर्स को यूज करते हुए। कोई मुल्क भी एग्रीकल्चर रिसोर्स हो गया, इंटेलिजेंट मैन पावर आपके पास हो गई, टेक्नोलॉजी आपने बना दी, तो प्रोडक्टिविटी होती है। और दूसरे स्टेप पे उसकी प्राइसिंग सेटल होती है और तीसरे स्टेप पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो लेजर फेयर इकोनॉमी में, न्यू लिबरल इकोनॉमी में ये तमाम चीजें तो बहुत ज्यादा प्राइवेट हाथों में चली जाती हैं, प्राइवेट कंट्रोल्स में चली जाती हैं। तो मैंने फिर आपको बताया था कि बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं जो स्टेट को फिर इन प्राइवेट बिजनेसेस के अकॉर्डिंगली ही करने पड़ते हैं। यानी स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज सेक्टर में कुछ हद तक, सिक्योरिटी सेक्टर में कुछ हद तक और कुछ हद तक वेलफेयर का थोड़ा बहुत काम करती है। और ये भी वो रियासतें होती हैं जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं। और जब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं तो हम समझते हैं कि जब वहां पर सॉवरेन डेट क्राइसिस आ जाता है 2008 में, उसके बाद यूरोप के अंदर क्राइसिस आ जाता है, तो ये वो मुल्क हैं जो मैं आपको पहले बता चुका था जिनकी जो इकोनॉमी है वो बहरहाल डेवलपिंग नेशंस और अंडर डेवलप्ड नेशन से बहुत बेहतर होती है। तो ये इसको बेल आउट पैकेज दे देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं और स्टेट कहीं ना कहीं इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज अपना लेती है और इंटरवीन कर लेती है। जो कि न्यू लिबरल इकोनॉमी में तो ऐसा नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन कंसेंसस में तो स्टेट इंटरवेंशन के खिलाफ बात की गई है। स्टेट सब्सिडीज नहीं दे सकती, स्टेट जो है वो कोई ऐसा सिलेक्टिव रोल नहीं अदा कर सकती है, किसी एक इंडस्ट्री को प्रमोट करे और दूसरी इंडस्ट्री को प्रमोट ना करे। सब कुछ तो मार्केट के हाथों में, और मार्केट से फिर जब पैसा जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोगों के हालात बेहतर होंगे। लेकिन हमने ये देखा कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस भी हैं वो भी स्टेट इंटरवेंशन के बगैर नहीं चल सकती। और ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और स्टेट लेड डेवलपमेंट या स्टेट लेड इकोनॉमी क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में एक डिटेल एनालिसिस डेवलप कर चुका हूं कि स्टेट किस तरह इकोनॉमी को चलाती है, स्टेट इंटरवेंशन करती है। क्योंकि स्टेट ने डेवलपमेंट भी करनी है, स्टेट ने वेलफेयर को भी देखना है, स्टेट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बनानी है, स्टेट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी बनानी है, स्टेट ने रेगुलेशंस भी करना है, स्टेट ने यह भी देखना है कि उसकी इंडस्ट्री को किस किस जगह से हमने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अप्लाई करके इंपोर्ट्स को रोकना है ताकि उसकी इंटरनल इंडस्ट्री या इंडिजीनियस इंडस्ट्री ग्रो करे। लेकिन चूंकि अमेरिकन और यूरोपियन इस चीज को नहीं मानते थे, तो जब यह क्राइसिस आया तो फिर क्या हुआ, फिर इंटरनेशनली अनाउंस अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से किया गया कि अब जो अमेरिका है और बड़े जाइंट्स हैं यूरोप के अंदर, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये बड़े बड़े ममालिक जो हैं, ये अब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। अब वो क्यों करेंगे? उसके लिए इन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी तरतीब दी जो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि स्टेट लेड डेवलपमेंट में जब रिटर्न हुआ 2008 के बाद, मेजर दुनिया की स्टेक होल्डर्स और बड़ी स्टेट्स, तो इंपॉर्टेंस आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। यहां एक बात हमें याद रखनी होगी कि ये वही रियासतें हैं जो कि
ईस्ट एशियन नेशंस को क्रिटिसाइज करती थी कि आपके ममालिक में स्टेट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं और इकोनॉमी को लिबरलाइज नहीं किया जा रहा, डीरेगुलाइज नहीं किया जा रहा, प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, तो आप पीछे रह जाएंगे। और हमने देखा कि उसी दौर में हमें एशियन टाइगर्स नजर आते हैं, हमें साउथ कोरिया नजर आता है, हमें जापान नजर आता है, उसके साथ साथ हमें मलेशिया इंडोनेशिया भी नजर आते हैं। गो कि वो कहीं ना कहीं IMF वर्ल्ड बैंक के थ्रू बहुत सी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चल रहे थे, लेकिन फिर भी स्टेट इंटरवेंशन वहां पर थी। इसके साथ साथ हमें चाइनीज इकोनॉमी नजर आती है जो 1960s में दुनिया की बदतरीन इकोनॉमी थी, पूरी दुनिया की बदतरीन इकोनॉमी बन चुकी थी और अरबों लोगों का जो जरिया माश था वो खत्म हो चुका था। यहां तक के 4 मिलियन के करीब जो लोग थे वो स्टारवेशन की वजह से डेथ हो गई थी, फमाइन की वजह से डेथ हो गई थी। तो वो मुल्क भी स्टेट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज पे जब चल रहे थे तो वेस्ट अमेरिका और न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जब इनको इस पे वापस आना पड़ा तो इन्होंने एक और मॉडल अपनाया। अब वो मॉडल क्या है, वो मॉडल अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट याद रखिएगा, वो तमाम के तमाम ममालिक जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, जिनमें से पाकिस्तान भी है, अंडर डेवलप्ड होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज की रेस में होते हैं, उस लाइन में होते हैं, वो ममालिक बहुत से ऐसे इकदामात करने के लिए मजबूर होते हैं जो कि बड़ी डेवलप स्टेट्स की इशू नहीं होते। फॉर एग्जांपल, जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस होती हैं, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना होता है, सड़कें बनानी होती हैं, पुल बनाने होते हैं, बिल्डिंग बनानी होती है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उनको सपोर्ट करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2, इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सोशल सेक्टर स्टार्टिफिकेशन में जो लोअर स्टार्टा है उनकी वेलफेयर करनी पड़ती है ताकि जो महंगाई का इफेक्ट है वो इनके ऊपर ना है। इसका मतलब बेल आउट पैकेजेस देने पड़ते हैं, सब्सिडीज देनी पड़ती हैं। अब जब बड़े ममालिक की बात आई जो सॉवरेन डेट क्राइसिस में डायरेक्टली हिट हुए और न्यू लिबरल इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे, उनमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन नेशंस थी, तो इनके सामने ये अहदाफ और ये प्रॉब्लम्स नहीं थी जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के सामने थी, जो मैंने अभी आपको बताई, बल्कि इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप थे, इनके यहाँ जो एजुकेशन थी वो पूरी तरह से मुआशरा एजुकेटेड था, हाईली टेक थी, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनके पास। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दुनिया के जो मेजर डिसीजंस हैं वो यही रियासतें करती हैं, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी का भी इशू नहीं था, रिसोर्सेज का इशू भी नहीं था, टेक्नोलॉजी का इशू भी नहीं था। तो इन ममालिक ने क्या किया, इन्होंने फौरन एक पैराडाइम शिफ्ट लिया, लिबरल इकोनॉमी से ये आ गए स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। अब जब ये स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए तो इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस कर दी। अब हम देखते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी। नंबर 1, पहले तो इन्होंने अनाउंस की मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी आप जो लिबरल किस्म की, लेजर किस्म की इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको मुल्क में चलने देंगे। करेंगे क्या कि वो स्पेसिफिक सेक्टर्स ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करेगी, जिस तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करेगी। इसी तरह कुछ ऐसी इंडस्ट्री है अमेरिका और यूरोप के अंदर जिसको हैवीली उन्होंने डेवलप करके इन्वेस्टमेंट किया और जिसको वो चाहते हैं कि इसको ग्रो किया जाए, तो उसके लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की जाएंगी। उन इंडस्ट्रीज को मुल्क में नहीं आने दिया जाएगा, उन प्रोडक्ट्स को नहीं आने दिया जाएगा जिससे अमेरिका की इंडस्ट्री नीचे बैठने का खतरा हो, तो इसको प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज अपनाई की जाएंगी। तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अमेरिका ने इसको फॉलो किया। दूसरा क्या काम किया कि इन्होंने इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज जो अपनाई, जो स्टेट लेड इकोनॉमी इन्होंने दोबारा रिटर्न जिसकी तरफ इन्होंने किया, उस इंटरवेंशनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर इन्होंने कंसेंसस डेवलप किया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस इकोनॉमिक एलिट्स के साथ, और उनको भी सब्सिडाइजेशन दी और उनको भी इंकरेज किया डिफरेंट नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ, जिसमें इनको ये लग रहा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर इस सेक्टर में इनकी आती है तो इनकी इकोनॉमी दोबारा खड़ी हो जाएगी और ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ आएंगे। वो मैं इंशाल्लाह आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के रूल्स अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं बेसिक टीनेट्स आपको बता दूं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी वेस्ट की? नंबर 1, जिसकी वजह से वो रिटर्न टू स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए, promotion of industry development with reference to high tech
प्रोडक्टिविटी, यानी वो चीजें मार्केट में डेवलप की जाएं, उन चीजों की हैवी इंडस्ट्री लगाई जाए जो हाईली टेक्नोलॉजिकल हैं और जिनकी दुनिया में डिमांड है, जिसमें कंपैटिटिवनेस क्रिएट की जा सकती है, जिसके लिए इनके पास स्किल है, ब्रेन मौजूद है। नंबर 2, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब इन्होंने रोड्स, सड़कें और बाकी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू होते हैं अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए, वो वाली स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं करनी थी। इन्होंने डायरेक्टली इंडस्ट्रियल जोन बना देने थे, बेल आउट पैकेज देने थे और प्राइवेट बिजनेस ऑनर को कहना था कि अब आप भी आके मिलके इसके अंदर इन्वेस्ट करें। साथ साथ चूंकि अब ये स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो स्टेट ने जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल बिजनेस एलीट को चाहा, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी इनवाइट कर लिया ताकि बाहर से भी पैसा आ सके। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या किया, प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। जिस तरह हम देखते हैं कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, जिस तरह हम देखते हैं हमारी जो डेली यूज्ड जो बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरह हम देखते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, और उसके साथ साथ कंप्यूटेशन यानी कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की। तीसरा इन्होंने क्या किया जो मैं भी आपको बता चुका हूं, नंबर 4, इन्होंने प्रोटेक्शन दी उन इंडस्ट्रीज को कि बाहर से कोई प्रोडक्ट आपके मेयार की अमेरिका में आके नहीं बिक सकती, उस पर हाई टैरिफ लगा दिए। अब इससे इनकी इंडिजीनियस इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू कर दी। और एक और काम किया कि इन्होंने कंपैटिबिलिटी को भी इंप्रूव करना शुरू किया, यानी ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया में वो तमाम ममालिक जो अमेरिकन प्रोडक्ट के कंपैटिबल थे, उन प्रोडक्ट की कंपैटिबिलिटी भी इन्होंने इंप्रूव की और स्टेट ने उसमें क्या किया, डायरेक्टली इंटरवीन किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो स्टेट लेड डेवलपमेंट है वो की कैसे गई, तो इसमें हम आ जाते हैं ग्रोथ के ऊपर। ये ग्रोथ के थ्रू किया गया। अब ये किया कैसे गया, इसका पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कंप्लीमेंट्री। अब ये कंप्लीमेंट्री कोऑर्डिनेशन इन्होंने क्या किया, अमेरिकन ने और यूरोपियंस ने अपने जो नेशनल बैंक्स हैं, उनके नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहा कि आप इन बिजनेस एलीट्स को जो ये बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्री लगा रहे हैं 2008 के बाद, दोबारा अमेरिका को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए और यूरोप को कंपेटिटिव बनाने के लिए आप इनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और जब आप इनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो बड़े इजी लोन्स और आसान आप इनको देंगे, कर्जे देंगे। अब आप देखें ये बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का, जिसमें के जॉन विलियमसन कह रहा है कि स्टेट जो है वो ना बेल आउट पैकेज दे, ना क्रेडिट फैसिलिटीज दे, ना टैक्स में छूट दे, ना कहीं इनको सब्सिडीज दे, बल्कि कंपटीशन क्रिएट करे। इसके बिल्कुल पैराडाइम में जब रियासत के अपने ऊपर बात आई और अमेरिका और यूरोप जैसी रियासतों के अपने ऊपर बात आई, तो उन्होंने अपने जो बेसिक थीम लाइन है उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा ना जी, हमने तो पहले रियासत बचानी है, तो स्टेट लेड इकोनॉमी, स्टेट इंटरवीन करेगी, और उसी स्टेट इंटरवेंशन के वो खिलाफ थे। दूसरा क्या काम किया, दूसरा जो ग्रोथ को आगे की तरफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लेके जाया जाता है, इसको कहते हैं लर्निंग एक्सटर्नैलिटीज। नाउ व्हाट इज लर्निंग एक्सटर्नैलिटीज? एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब कोई प्राइवेट बिजनेसमैन कभी भी किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें उसको ये पता हो कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस कंपेटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में एक्सटर्नल दुनिया में कहीं और भी इन प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, और मैं अपना पैसा इस प्रोडक्ट में क्यों अमेरिका या अपने रियासत के कहने पे इन्वेस्ट करूं, या स्टेट अगर मुझे सब्सिडीज दे भी रही है तो क्या मुझे यहां से बेनिफिट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या करती है, इसमें रियासत खुद मुदाखलत कर लेती है और उनको इंश्योर करती है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और वो उनको जो बाहर की दुनिया है उसके कंपेटिटिव वो तमाम के तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडस्ट्री को बहुत हैवी किस्म का रॉ मटेरियल चाहिए, आपको पता है इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में अगर चलती है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी की बगैर रोक ठोक उसको प्रॉपर सप्लाई मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में देख लें इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है, एनर्जी क्राइसिस का मेन रीजन है। खैर, इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें जो हमने बॉटम बिलियन में देखा है, या आप में से किसी ने उसका अगर इंट्रोडक्शन ही पढ़ा हो, तो बहुत से ट्रैप्स हैं जो कि वेस्ट ने ईस्ट को ट्रैप किया हुआ है। बॉटम बिलियन में वो ये बात करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि
स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनाइजर का रोल अदा कर देती है। जब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देती है तो स्टेट चीजों को ऑर्गेनाइज करती है इस वे से कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है वो आप समझ लें उसको कहते हैं सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कि वो इस कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि वो स्टेट की उन तमाम की तमाम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और उस इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज पे एतबार करते हुए इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर उसकी बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो वो लेके मुल्क में वापस आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं, ये ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां पर आउटडेटेड एनर्जी यूज की जा रही है, जहां पर एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उनकी जो फराहमी है उसके लिए नए स्ट्रक्चर्स बनने की जरूरत है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत से मुल्कों के साथ नेटवर्क्स और लिंकेजेस बनाए जाते हैं। ये यूरोपीय यूनियन की डेवलपमेंट में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने भी जब ऑयल एक्सट्रैक्ट किया मिडल ईस्ट से तो यही काम किया, और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो चाइना का मॉडल भी आज हमें यही नजर आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ओवरलैप करती हैं, जो अमेरिका ने की स्टेट लेड इकोनॉमी यानी रिटर्न टू स्टेट लेड इकोनॉमी, जब अमेरिका और यूरोप वापस आता है न्यू लिबरल इकोनॉमी को छोड़ के 2008 के बाद। अब ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है अगर हम देखें तो ये काम कैसे करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। तो हम अब एक और भी हेडिंग इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है हाउ इट वर्क, यानी जो आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी, स्टेट ने इंटरवीन किया और उस इंटरवेंशन के बाद स्टेट ये चाहती है कि मेरे मुल्क के अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है। तो इस वक्त अमेरिका ने क्या किया, 2011 में एक रिसर्च कंडक्ट की और उससे अमेरिका को ये बात पता चली और यूरोप को ये बात पता चली कि अब के कंपैटिटिव वर्ल्ड में अगर हमने आगे ग्रो करना है तो जो चीज हमें बहुत जरूरी चाहिए होगी दैट इज इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्टिविटी। और वो जो इंडस्ट्री है वो ऐसी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए जो कि ट्रेडिशनल टाइप की इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसकी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हाईटेक एनर्जी इंडस्ट्री तो नहीं है, ये तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं और या रॉ मटेरियल बेच देते हैं या फिनिश गुड्स बेच देते हैं। लेकिन अमेरिका को एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए थी जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज भी हो, जिसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट का यूज भी हो, और उस एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अमेरिका क्या करे, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए। जब वो अमेरिका बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है, इसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्टूडेंट ये होता है कि जब आप एक बेहतरीन किस्म की इंडस्ट्रियल पॉलिसी लगा देते हैं और उसके बाद उसकी ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को उसमें इनवाइट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को पता होता है कि अब हम अकेले नहीं है, स्टेट इंटरवीन करेगी, कहीं प्रोटेक्शनिज्म की जरूरत होगी तो स्टेट हमें इंपोर्ट में प्रोटेक्शन भी देगी, और साथ साथ अगर किसी प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल की हमें जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो स्टेट हमें वो भी देगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाते हैं, यानी बिजनेसमैन को यह कहा जाता है कि आप अगर एक यूनिट इनपुट करेंगे तो आपको कम से कम 3 या 4 यूनिट आउटपुट मिलेगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, उसकी इंश्योरेंस दी जाती है, यानी एश्योरेंस की जाती है। तीसरी चीज इसमें ये होती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं कि अमेरिका ने एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर बनाया या कोई मोबाइल बनाया, तो उस मोबाइल को बनाने के लिए अमेरिका को कोई रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो भी अगर उसको वहां पर अवेलेबल है और उसके मुल्क से ही आ रहा है तो ये तो एक लिंकेज बैकवर्ड हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने उसको मैन्युफैक्चर कर दिया। अब जब मैन्युफैक्चर कर दिया तो आगे जो सेकंड थर्ड टीयर है, फर्स्ट टीयर तो रॉ मटेरियल, सेकंड टीयर मैन्युफैक्चरिंग, और थर्ड टीयर पे जब हम जाते हैं तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो सर्विसेज सेक्टर आ जाता है, जिस तरह लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ती है, हमें ब्रांचेस बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ती है, सेलिंग एंड बाइंग बिहेवियर्स आ जाते हैं, कंज्यूमर तक उसको एक्सेस करना पड़ता है। तो आप देखें कि एक अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री अमेरिका लगाता है तो 3 सेगमेंट में फायदा होता है। एक तो रॉ मटेरियल जो उनका अपने मुल्क में मौजूद है उसको वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर में इसकी मिसाल दी जाए
तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो आपके पास हो रही है, आपने उसको यूज कर दिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जब आपने बनाई तो उसको आपने बाहर बेचना है, तो तीसरे लेवल पे जब आप उसको बेचने जाएंगे तो सर्विसेज सेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह एक ही काम के साथ तीन जगह इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है, नंबर वन। नंबर टू, इसी तरह से क्या होता है, उस एम्प्लॉयमेंट में जब इकोनॉमी रन करती है तो जो पैसा है उसकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है और सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट नहीं होता, सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है वो नहीं आती, और जो रियासत है वो सही मानों में इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ चली जाती है, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ आना शुरू हो गई तो वो डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ये तो था आज का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि क्यों रियासतें और इंपॉर्टेंटली अमेरिका और यूरोप जो है ये 2008 के क्राइसिस के बाद वापस आते हैं स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। ये रिटर्न क्यों होता है इसके ऊपर हमने बात की, और दूसरा ये कैसे होता है, इसमें हमने आईपी यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अंडरस्टैंड किया, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ग्रोथ के साथ लिंक करते हुए हमने देखा कि फिर जो स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेस्ट में की गई, स्पेशली अमेरिका ने और यूरोप ने की 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, वो हम जैसे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे और भी बहुत से महाज खुले हुए हैं, टेररिज्म के महाज भी हैं, हमारे इर्द गिर्द जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है। और अगर हम किसी को बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करते हैं तो अमेरिका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे सिस्टम हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे पास तो जो हम फिस्कल पॉलिसीज हैं उसके अंदर जब हमने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है तो उसकी हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो अभी तक ऑटोमेशन पे नहीं गए, यानी हमारे मुल्क में जो लोग टैक्स देते हैं वो तादाद 2-2.5% के करीब है, और अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर आप देखें तो उनका टैक्स नेट बहुत बड़ा है, फिर वैट वैल्यू एडेड टैक्स भी वो लगा देते हैं उसके ऊपर। फिर उन्होंने तमाम के तमाम जो इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री है, उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी बनाई होती है, यानी वो रॉ मटेरियल भी वहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ साथ प्रोडक्टिविटी यानी मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, और फिर उसको स्केल अप कर देते हैं। और वो स्केल अप किस तरह उसको करते हैं कि वो फिर उससे एक और स्टेप आगे जाके उस एक्सपेरिमेंट से लर्न करके एक और हैवी इंडस्ट्रियल जोन बना देते हैं। तो इस तरह फिर जो स्टेट इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, दुनिया इसकी तरफ रिटर्न हुई और वापस आई। अब यहां पर ये तमाम चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद हमें एक और इंपॉर्टेंट मॉडल अंडरस्टैंड करना है, जिस मॉडल को इन वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया 1980s में, 1990s में, यहां तक के 2008 तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि उन्हें उसी इकोनॉमिक मॉडल को अपनाना पड़ा। ऑल टुगेदर तो उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उस इकोनॉमिक मॉडल को उनको अपनाना पड़ा, और वो इकोनॉमिक मॉडल क्या था, उसको हम बोलते हैं चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल। और आज का जो मेरा कंक्लूडिंग टॉपिक होगा उसको मैं कहूंगा बीजिंग कंसेंसस। जिस तरह हमने वॉशिंगटन कंसेंसस अंडरस्टैंड किया है, इस तरह बीजिंग कंसेंसस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैं थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि व्हाट वाज बीजिंग कंसेंसस, बीजिंग कंसेंसस था क्या, और इसकी जरूरत क्यों पेश आई और स्टार्ट कैसे हुआ। स्टूडेंट्स, हुआ कुछ ऐसा कि हमने देखा कि जो चाइना के अंदर आजादी के बाद 1949 के बाद एक नई गवर्नमेंट आई, कम्युनिस्ट पार्टी आई, और एक बहुत बड़ा करिज्मेटिक वहां पर चेंज आया, वो माओ की गवर्नमेंट लेके आई। और माओ खुद भी एक बहुत बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटीज थे, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है वो एक बड़े लीडर इमर्ज होके उभर के सामने आए। लेकिन माओ से दो बड़ी गलतियां हो गई। अब ये दो बड़ी गलतियां ऐसी बड़ी गलतियां हैं जो कि आने वाले वक्त में जो माओ है इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसके लिए क्रिएट करती हैं। नंबर वन, पहली गलती तो 1957 में माओ से हुई, जब माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड अनाउंस की। ये एक मूवमेंट थी ना। व्हाट वाज ग्रेट लीप फॉरवर्ड? ये मूवमेंट ऐसी थी कि माओ का मानना ये था कि वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा, और जब वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाएगा तो वेस्ट को कंपीट करेगा, और उस इंडस्ट्री की जो फूड रिक्वायरमेंट है और जो मुल्क की फूड रिक्वायरमेंट है उसकी उसने जब रिसर्च करवाई तो उसको पता चला उसके लिए वो हैवी लेबर के लिए फूड प्रोड्यूस कर सकेगा।
इंडस्ट्री उसने लगा दी और एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसने इन्वेस्टमेंट नहीं की। एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड रह गया और इंडस्ट्री बहुत बड़ी उसने लगा दी। अब प्रोडक्टिविटी की तरफ वो जा रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गया। माओ की गवर्नमेंट जो थी, जाहिर सी बात है, एक वन मैन गवर्नमेंट भी थी, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी थी, तो उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने माओ को गलत फिगर्स देना शुरू की। और उन गलत फिगर में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बैकवर्डनेस थी उसने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि बैकवर्ड एग्रीकल्चर है तो कैसे प्रोडक्टिविटी, कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माओ के टारगेट के अकॉर्डिंगली होगी। माओ को बताएगा भी टारगेट आपके पूरे हैं, बल्कि टारगेट से आप सरप्लस चले गए हैं। माओ ने क्या किया कि उसने कहा वेल डन, हम तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वेस्ट को कंपीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो उसने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बड़ी तादाद में। अब जब उसने ये काम करना शुरू किया तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, रियलिटी में तो फूड क्राइसिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो बहुत बड़ा फेमाइन आ गया। और 1957, 58, 59 तक ऑलमोस्ट 14 से 40 या 50 मिलियन लोग, जिसको 5 करोड़ लोग कहते हैं, उनकी स्टारवेशन और भूख की वजह से डेथ हो गई। तो माओ एक बहुत बड़े क्राइसिस में अर्ली 60s में चला गया, यानी मुल्क आजाद होने के 10-11 साल के बाद ही माओ एक बहुत बड़े क्राइसिस में गया। और ये बहुत बड़ा क्राइसिस होता है कि आप एक रियासत को चला रहे हो और 5 करोड़ के करीब बंदा जो है वो भूख से ही मर जाए, तो आपकी क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा काम माओ ने क्या किया, माओ ने यह किया कि 1970 के आगाज में, बल्कि 1960s के एंड में एक कल्चरल रेवोल्यूशन का एक नया शोशा छोड़ दिया। जिस तरह उसने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से एक मूवमेंट चलाई, तो कल्चरल रेवोल्यूशन। अब इसमें वो क्या कर रहा था, वो कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाह रहा था, वो अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज और अपनी कंट्री को प्रमोट करना चाह रहा था। लेकिन इस प्रमोशन में क्या किया कि उसने अपने ओपोनेंट का कत्लेआम कर दिया। बहुत से जो वहां पर लिबरल इकोनॉमी के हक में थे उनको मार दिया गया, इंटेलेक्चुअल्स को मार दिया गया, और जो वहां पर थोड़ी बहुत कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री थी उसका सफाया कर दिया गया। तो उस कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से जो थोड़ा मुल्क, बहुत मुल्क डेवलपमेंट की या ग्रोथ की तरफ जा रहा था, वो भी मुल्क ना जा सका। 76 में माओ चला जाता है और माओ के जाने के बाद डेंग जियांगपिंग आ जाते हैं। और डेंग जियांगपिंग जब आते हैं तो वो आते साथ जो सबसे बड़ा काम करते हैं, इट इज उनके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती हैं या दो ऑप्शंस होती हैं। एक, या तो वो चाइना को जो उनका सिस्टम चल रहा है उस पॉवर्टी में ही रहने दें, या दूसरी तरफ वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तरफ आए, यानी लोगों को बेहतरी की तरफ लेके आए और उनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएं। अब जो हमारे ये जो सेकंड डेंग जियांगपिंग आते हैं 1978 के बाद, इनका थोड़ा सा जो आप समझ लें कि इकोनॉमिक एक्यूमेन वो ज्यादा है माओ से, और वो ज्यादा बेहतरीन चीजों को देख सकते हैं। मसलन जब इनकी गवर्नमेंट आती है तो 80s में जो रशियन इन्वेजन हो चुका है, रेड आर्मी अफगानिस्तान में आ चुकी है, पाकिस्तान, CIA, अमेरिका मिलकर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो काफी रशिया कमजोर हो गया था। तो रशिया ने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचोव की लीडरशिप के अंडर दो बड़ी जो है पॉलिसीज अनाउंस की, जिसमें एक पेरेस्ट्राइका थी और दूसरी थी ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्राइका बेसिकली पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म थे और ग्लासनोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसने आजादी दी, जब उसने पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म दिए, जब उसने वहां पर लोगों को मीडिया को आजाद किया, तो उसकी अपनी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में चली गई और साथ साथ उसको इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ा, वहां पर लोगों को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी देनी पड़ी। तो बिल्कुल उसकी गवर्नमेंट बैठ गई और आर्मी को सपोर्ट ना कर सकी, लॉजिस्टिक और आर्मामेंट की सपोर्ट ना हुई, तो वो यहाँ पर नुकसान में आ गया अफगानिस्तान में। तो उसको गवर्नमेंट, उसकी आप समझ लें गवर्नमेंट भी गई और उसके साथ साथ जो डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन भी हो गया। अब इस चीज से जो डेंग जियांगपिंग है, जी 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 जी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था ना, वो बेसिकली उसने अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाना था, अपने मुल्क की और इंडस्ट्री लगानी थी, उसको उसने कहा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और दूसरा उसने कल्चरल रिफॉर्म किए थे, ये मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा, पहले जरा आप काम की बात सुने। अब जो डेंग जियांगपिंग है, इसने
इस मॉडल से, जो सोवियत मॉडल है और मिगाइल गोर्बाचोव का मॉडल है, इससे बहुत सारी लर्निंग कर ली। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं चाइना के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं लाऊंगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो एज ए डिक्टेटर पार्टी चलेगी, मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आता हूं, नंबर 1। और इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या लेके आऊंगा, जो उसने लर्निंग कर ली थी ऑलरेडी रशियन यानी सोवियत मॉडल से। उसने कहा कि चाइना के अंदर आजाद होंगे लोग, यानी इकोनॉमी लिबरल होगी, बट जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इदारे हैं, बैंक हैं, लोनिंग के इदारे, ये सब के सब गवर्नमेंट के होंगे और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। फाइनेंस को रेगुलेट भी करेगी गवर्नमेंट, कंट्रोल भी करेगी गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी गवर्नमेंट देगी। तो जो लिबरल और आजाद किस्म की इकोनॉमी हम इस सिस्टम के अंदर चाइना में रन करेंगे, उसमें कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। लोग चाहे जो मर्जी जिस मर्जी किस्म का बिजनेस करें, उनको उस बिजनेस और उस काम से रोका नहीं जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या कहा कि हम स्टेट ऑनरशिप के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, यानी कोई भी ऐसी चीज रियासत के अंदर यानी चाइना के अंदर ऐसी नहीं होगी जो स्टेट से मुतल्का ना हो, यानी स्टेट की जिसमें इनपुट ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है ये एज इट इज अथॉरिटेरियन ही चलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट ही चलेगी, वन पार्टी गवर्नमेंट होगी। इसके खिलाफ लोगों के पास कोई राइट नहीं है चलने फिरने का, यानी इसके अगेंस्ट जाने का। कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, हाँ लिबरल वैल्यूज इकोनॉमी में दी जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी को उन्होंने कहा था हम ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ जो डेंग जियांगपिंग थे, उनको पता था कि चाइना जो है उसने बहुत बड़ी हैवी इंडस्ट्री तो लगा ली है, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है। तो उन्होंने ये किया कि जिस तरह उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट में बदली, उन्होंने अपने मुल्क को भी डेवलप किया, साथ साथ दुनिया में मौजूद बाकी ममालिक जो उनके हमसाया ममालिक में थे, जिस तरह 90s में हम देखते हैं कि शंघाई 6 बना ली उन्होंने, शंघाई 5 बना ली, जिसमें रशिया के साथ डिस्प्यूट खत्म किया, ताजिकिस्तान के साथ डिस्प्यूट खत्म किया, इसी तरह उसके ऊपर अगर आप देखें किर्गिस्तान के साथ डिस्प्यूट खत्म किया, फिर उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ लिंकेज बनाए, दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे चले जाए तो अजरबैजान को सिस्टम में ले आए, और आहिस्ता आहिस्ता 90s के अंदर इन्होंने अपने जो ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं इनके साथ रिलेशन बनाए, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अब्रॉड कर दी, यानी जहां से इनको फ्यूल मिलना है, जिस फ्यूल पे इनकी इकोनॉमी और इनकी इंडस्ट्री चलनी है, इन्होंने उसको भी प्रोटेक्ट कर लिया। और वही वाली पॉलिसी जो बाद में 2008 के बाद अमेरिका फॉलो कर रहा है, ये स्टेट लेड डेवलपमेंट चाइना ने पहले ही शुरू कर दी। इसके साथ साथ चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये कहा कि 2005 के बाद जब चाइना एक रिसर्च कर रहा था, इमर्ज कर रहा था, तो चाइना ने कहा कि पूरी दुनिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके चाइना में आ जाए, सस्ती तरीन लेबर और सस्ती तरीन बिजली। लेकिन इसके रेसिप्रोकल इफेक्ट में चाइना ने जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस चाइना में आ रही थी उनको एक अपॉर्चुनिटी दी, और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी कि वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के साथ शेयर करेंगी, यानी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगी, और इसका उन्होंने नाम रखा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी। यानी दुनिया में जो कुछ जिद्दत हो रही है, जो कुछ क्रिएशन इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, वो सारी की सारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, चाइना ने कहा कि जो कंपनी चाइना में सस्ती बिजली के साथ, सस्ती लेबर के साथ, कम टैक्सेस के साथ काम करना चाहती है, वो कंपनी आए और हमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करे और हम उसको बहुत सी फैसिलिटीज देंगे। तो इस तरह पूरी दुनिया में जो साइंस एंड रिसर्च काम कर रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, वो चाइना में गए। सस्ती बिजली, सस्ती लेबर, सस्ता एनवायरनमेंट, और जो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज हैं वो तो ऐसी जगह ढूंढते हैं, और उनको फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई चाइना को। चाइना ने उससे अपने आप को इंटरनली और स्ट्रॉन्ग किया, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग किया और मिलिटरली भी स्ट्रॉन्ग किया। इसके साथ साथ चाइना ने अपने लोकल लोगों को या चाइना में लगी हुई इंडस्ट्री को यह कहा कि जितनी ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी बाहर की दुनिया में भेजेंगे यानी एक्सपोर्ट करेंगे, उतने ज्यादा पैसे हम आपको और देंगे, यानी रिबेट का कल्चर चाइना लेके आ गया। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इसको कहते हैं स्टेट लेड इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी, जिसमें स्टेट क्या करती है, पहले इंडस्ट्रियल जोन बनाती है, उसके बाद उनको प्रमोट करती है,
उसके बाद उनको प्रोटेक्शन देती है, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने मुल्क में लेके आती है, और उसके बाद क्या करती है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डॉलर मुल्क में लेके आ रहे हैं तो उनको रिबेट देती है। और उसके साथ साथ चाइना ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब्रॉड की, कि दुनिया के बड़े ममालिक जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, अभी आपको वन बेल्ट वर्ल्ड रोड में तो पूरी की पूरी उसके जो 6 उसके विंग्स हैं वो नजर आ जाएंगे, कि वो आसियान में भी गया हुआ है, वो वेस्ट यूरोप में भी गया हुआ है, वो साउथ में नीचे भी आया हुआ है, वो अफ्रीका में भी गया हुआ है, वो ऊपर की तरफ नॉर्थ में रशिया और उसके साथ बाकी के ममालिक के साथ भी जुड़ रहा है। तो उसने क्या किया, अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया अब्रॉड, इसको स्ट्रेटेजिक लिंकेज अब्रॉड कहते हैं, जिसमें उसने एनर्जी कॉरिडोर्स लेके आए, कि क्योंकि सारी दुनिया की जब कंपनीज वहां लग जाएंगी, डिमांड ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी, और इकोनॉमी फ्यूल पे चलती है, इंडस्ट्री फ्यूल पे चलती है। तो ये है बीजिंग कंसेंसस, ये है बीजिंग मॉडल, ये है चाइनीज मॉडल, जो इंशाल्लाह आपके कोर्स का हिस्सा भी है। तो आई होप के जो मैंने आज डिटेल में आपसे डिस्कशन की है, ये आपके लिए